अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ का खास प्रोग्राम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम फैसला करते हैं आवाम के बारे में, उनके चुने हुए नुमाइंदे के बारे में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सियासतदानों की असल ज़मीनी हकीकत, अवामी मकबूलियत और आवाम के एतमाद का जायजा लेते हैं, बगैर किसी दबाव और बगैर किसी सियासी एजेंडे के। कौन अवाम के दिलों में जगह बना रहा है, कौन अपनी सियासी साख हो रहा है और कौन सिर्फ नारों तक महदूद रह गया है, आज अवाम खुद देखेगी अपना फैसला, क्योंकि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अवाम की आवाज होती है। तो आइए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि सियासत सिर्फ जलसों, नारों और सोशल मीडिया मुहिमात का नाम नहीं, बल्कि अवामी एतमाद, ज़मीनी हकीकत और अवामी खदमत ही असल सियासी ताकत होती है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन सियासी चेहरों की जो खुद को अवामी लीडर कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अवाम भी इन्हें अपना नुमाइंदा मानती है? एनएन न्यूज़ हमेशा ज़मीनी हकीकत, अवामी आवाज़ और सच को सामने लाने पर यकीन रखती है। इसलिए नाज़रीन किराम, हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फैसला किसी पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि आवाम के दरमियान होगा। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, सिर्फ और सिर्फ एनएन न्यूज़। एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज़ टीवी चैनल। नाज़रीन किराम, हम आवाम का एतमाद सामने लाते हैं। हम उन लीडरों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आवाम आज समझती है कि अगर वो उनके इलाके के एमएलए होते तो शायद वो हमारे लिए काम कर पाते, और वो एमएलए जो अभी कुर्सी पर मौजूद है, जो एमएलए अभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आवाम को लगता है कि वो ही उनके चुने हुए असल नुमाइंदे हैं और अभी भी उन पर एतमाद है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम फिर एक बार बात करेंगे कि लोगों के पसंदीदा लीडरान कौन है, किनके बारे में वो अपना एतमाद जमाते हैं और उनके दिलों में कौन से ऐसे लीडरान हैं। मेरे साथी मुदस्सिर याकूब मौजूद है। मुदस्सिर, आज हम आगे चलेंगे और अपने प्रोग्राम का 6वां एपिसोड जारी है और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, जहां बात होती है हकीकत की और जमीनी जो सूरत हाल है, वो हम अपने सियासी नुमाइंदों को दिखाते हैं कि असल में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। खातिन हज़रात, मैं मुदस्सिर याकूब अपने साथी तारिक भट्ट के साथ, और अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। आज के प्रोग्राम में हम मज़ीद कॉन्स्टिट्यूएंसी की पब्लिक रेटिंग आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मजमूई तौर पर अब तक किस पार्टी को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट रेटिंग मिली है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 पर है, यानी 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज जो हैं उन्हें सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है 16 में, जबकि पीडीपी को 7, कांग्रेस को 4, बीजेपी 0 पर ही है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, अपनी पार्टी 6, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 और दीगर को 1 मिला है। यह मजमूई तौर पर अब तक का स्कोर है, लेकिन अभी तक हमने साउथ कश्मीर के कुछ अजला को जो है कवर नहीं किया है, जिनमें शामिल है पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, और आज हम जो है मजीद अजला की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है चिनाब वैली और जम्मू डिवीजन के मजीद अजला को भी कवर करने वाले हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि हमने देखा कि यहां जो अभी तक रेटिंग आई है उससे साफ साफ लगता है कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटिंग एमएलए की रेटिंग कम हो रही है, और उन सीटों पर या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी अपना फतेह का झंडा गाड़ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि चिनाब वैली में हमने मिक्सड रेस्पॉन्स देखा था 2024 के इंतखाबात में, लेकिन जहां पे जो वो अजला है, जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन पर बीजेपी ने पिछले कई सालों से इंतखाबात से अपना फतह का झंडा गाड़ लिया, क्या जम्मू में लोग बीजेपी के सिटिंग एमएलए से मुतमईन हैं? ये भी जो है आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हमें कश्मीर जो है कंप्लीट करना है, और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि आज हम पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से तारिक भाई शुरुआत करते हैं पांपोर से। और नाज़रीन किराम, चलिए प्रोग्राम का आगाज करें, लेकिन इससे पहले कि हम आगाज करें, हम वहां पर जरूर ये आपको बताना चाहेंगे। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तसर ये बता दूं कि सियासत सिर्फ जलसों, नारों और सोशल मीडिया मुहिमात का नाम नहीं है, बल्कि अवामी एतमाद, ज़मीनी हकीकत और अवामी खदमत ही असल नाज़रीन किराम सियासी ताकत होती है। जैसे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब
आपको बता रहे थे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन सियासी चेहरों की जो खुद को अवामी लीडर कहते हैं, लेकिन सवाल मुदस्सिर याकूब ये है कि क्या वो वाकई अवामी लीडर है या अवामी नुमाइंदे है, और क्या अवाम उन्हें अपना नुमाइंदा मानती है। एएनएन न्यूज़ हमेशा ज़मीनी हकीकत, अवामी आवाज़ और सच को सामने लाने पर यकीन रखता है। इसलिए नाज़रीन किराम, हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम जहां फैसला किसी पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि अवाम के दरमियान होगा। तो आइए नाज़रीन किराम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे मुदस्सिर पुल पामपुर के बारे में। पामपुर से शुरू करते हैं, यानी आज रात फिर से होगा एक सियासी धमाका, एक ऐसा सियासी धमाका जिसने कई सियासतदानों की नींद उड़ा दी है, और अहम बात कि पब्लिक की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है। ये रेटिंग है, कोई इलेक्शन का फैसला नहीं, लेकिन यह बता रहा है कि अगर आज के दौर में, आज के अय्याम में इलेक्शंस होते तो रूह और जो वेव या ट्रेंड है किस तरफ जा सकती है, यह हम आपको बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पांपोर से। पांपोर जो है पुलवामा जिला की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछली बार भी इसे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था, 2024 में भी ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रही। लेकिन अब की बार ये देखना होगा कि जब वहां पे इस वक्त जो है सिटिंग एमएलए हसनैन मसूदी साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जबकि उन्होंने हराया था ज़हूर अहमद मीर को जो कि पीडीपी के कैंडिडेट रहे थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए थे मोहम्मद मकबूल शाह और चौथे नंबर पर अब्दुल क़य्यूम अमीर। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर जब हसन मसूदी की बात करते हैं तो जो मसूदी साहब जी मसूदी साहब की बात करते हैं तो उन्होंने 15,886 वोट हासिल किए थे। और जब हम ज़हूर अहमद मीर पीडीपी की बात करते हैं तो उन्होंने करीबन 12,325 वोट हासिल किए थे, बाकी ने 3-4 हज़ार वोट हासिल किए थे। और यहाँ पर हसन मसूदी जो है उनका अच्छा खासा उन्होंने वोट लिया था। और हम जानते हैं कि जब हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं पांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो ये जो है बड़ी अहम सीट भी मानी जाती है। इस पर अभी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यानी अभी सिटिंग एमएलए है, वो हसन मसूदी है। और अब देखना होगा टीवी स्क्रीन पर कि लोगों ने किसे अपना पांपुर में लीडर चुना है। तो मुदस्सिर याकूब, चलिए पांपुर सीट का फैसला करेगी अवाम, और देखते हैं पांपुर के दिलों में अभी तक कौन सा लीडर है। आइए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको पांपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, जबकि उन्होंने पिछली बार हराया था ज़हूर अहमद मीर को। अब की बार पब्लिक का पल्स मैंडेट क्या है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल पब्लिक पल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, पांपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। Oh, it's PDP, ज़हूर अहमद मीर, it's PDP 4.5, हसनैन मसूदी काफी गिर चुके हैं रेटिंग में, जस्ट 3%, जबकि अदर्स को 2.5%। बहुत बहुत मुबारक ज़हूर मीर साहब। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में यहाँ पर पीडीपी के खाते में ये सीट जाती है 4.5, उनके खाते में हसन मसूदी 3%, और जो अदर्स है 2.5, यानी पीडीपी के खाते में पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में और एक सीट। और जहां पीडीपी की बात करें तो आज लोगों के दिलों में वहां पर ज़हूर मीर है, और ज़हूर मीर 10 में से 4.5% हासिल करते हैं। पांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ज़हूर मीर को हमारी तरफ से मुबारक, और अवाम के दिलों में इस वक्त वहां पर पीडीपी राज कर रही है। और ज़हूर अहमद मीर जो है इस वक्त वहां पर 4.5 में से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि पांपुर में पीडीपी को ढूंढा जा रहा है। और सबसे अहम बात यहां पे ये होगी कि आप देख लीजिए अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पे जो अब तक हमने सर्वे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दिखाया वो 16 पे है, जबकि अब पीडीपी 8 पे आ गई है, यानी 50% पर आ गई है। पिछले 2024 इंतखाबात में हमने देखा था कि 3 सीटों से पीडीपी को मुतमईन होना पड़ा था। बाई इलेक्शन में और एक जीती थी, अब उनके पास असेंबली में 4 सीट्स हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ लोगों का कहना है कि 8 सीटें तो हम पीडीपी को अब तक दे रहे हैं, जबकि यहां पे नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है, और वहीं पे कांग्रेस के पास 4 हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 3 और अपनी पार्टी के पास 6। एक अच्छा साइन है कि जहां पे लोगों को लगता है कि सिटिंग एमएलए काम नहीं कर रहा है, रेटिंग वो दूसरे एमएलए को, दूसरे पॉलिटिकल लीडर को दे रहे हैं। और यहां पे तो तारिक भाई एक बात माननी पड़ेगी कि जो मुझे याद आ रहा है कि जब उमर साहब ने इंतखाबात लड़े थे 2024 में, और फिर जब नताइज आए और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब मुझे बहुत से अफसरान फोन करते हैं कि जनाब आपने खाना खाया, चाय पी, और उन्होंने फिर कश्मीरी में कहा था कि ये मनोज बासान जिफा या उमर अब्दुल्ला मकलो गो खत्म, वो काफी वायरल हुआ था उनका वो डायलॉग। तो मैं कहूँगा पीढ़ी के बारे में भी आज तक शायद बेशतर लोग यही सोचते थे कि बस खत्म हो गई, अब महबूबा मुफ्ती को कोई पूछेगा नहीं, पीडीपी को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन पल्स बता रही है पीडीपी इज कमिंग बैक,
PDP is bouncing back। लेकिन अहम बात यहाँ पे ये भी है, पीसी जिसके पास अभी असेंबली में सिर्फ एक सीट है, 3 सीटों पे इस वक्त जो है राज कर रही हैं लोगों के दिलों में, और अल्ताफ बुखारी की पार्टी जिसने पिछले इंतखाबात में एक सीट भी नहीं जीती, अब 6 सीटों पर आ गई हैं। यानी सियासी गहमा गहमी के बीच सियासी बदलाव भी जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से आपने कहा, यहाँ पर बड़ी अहम बात आपने कही और मैं उसे आगे ले चलना चाहूंगा। नाज़रीन किराम, जब हम सियासत की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि सियासत में सबसे बड़ी दौलत जो ताकत है, न दौलत होती है, न बड़े जलसे, न सोशल मीडिया की मनसूई मुहिमात। असल ताकत जो है नाज़रीन किराम अवाम का एतमाद होता है, और जब अवाम फैसला करती है तो बड़े बड़े सियासी चेहरे भी जमीन पर आ जाते हैं। तो आज ANN न्यूज़ इस खुसूसी प्रोग्राम पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में हम बात करेंगे जमीनी हकीकत की, अवामी सोच की, और उनके सियासी दावों की जो अक्सर हकीकत से बहुत दूर होते हैं। यह प्रोग्राम किसी सियासी जमात के हक या मुखालफत में नहीं है नाज़रीन किराम, बल्कि सिर्फ अवाम की आवाज और सच्चाई को सामने लाने की एक कोशिश है। यहां फैसला न एंकर करेगा न कोई लीडर, बल्कि फैसला करेगी अवाम। कौन अवाम के दिल जीत रहा है, कौन अपनी साख खो रहा है, और कौन सिर्फ खबरों और बयानों तक महदूद रह गया है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे अवाम के दरमियान जाकर, और अवाम की जुबान क्या है वो हम आपको ANN के जरिए दिखाने जा रहे हैं। और तो मुदस्सिर याकूब जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगली कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो कि त्राल है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हसनैन मसूदी साहब वो जस्टिस रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, रिटायर हो गए, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पहली बार उन्होंने जो है यहाँ इंतखाबात में हिस्सा लिया। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने लड़ा था, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने लड़ा था। और मुझे याद है कि तकरीबन शाम के 8 बजे हमने उनकी रिहाइशगाह से उनका जो इंटरव्यू है लाइव टेलीकास्ट किया था ANN न्यूज़ पे। मैं एज एन एडवोकेट कहूँगा, उनसे बात करना इट्स ऑलवेज ए प्रिविलेज, क्योंकि जस्टिस रहे हैं, उनसे हमने कानून की कई जो हैं चीज़ें सीखी हैं और सीख भी रहे हैं। लेकिन बतौर पॉलिटिशियन उनकी जो रेटिंग डाउन हुई है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आई थिंक इट्स नॉट ए गुड साइन। और मेरे ख्याल से मसूदी साहब काम करते होंगे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनका काम लोगों को नजर ना आता हो, जिसकी वजह से PDP जो है वहां पे उभर रही है। आई थिंक मसूदी साहब इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं इस वक्त, या उनके जो बाकी वेल विशर्स हैं देख रहे हैं, उनको बता देंगे कि जो आप काम कर रहे हैं उसको मजीद करने की जरूरत है और उजागर करने की भी जरूरत है। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, तो आगे हम चलेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर चलते हैं। तो चलते हैं अहम कॉन्स्टिट्यूंसी, वो त्राल है। और त्राल की सियासत की बात करें तो इसकी सियासत भी बड़ी खूबसूरत है त्राल की तरह। तो मुदस्सिर याकूब जी बिल्कुल, जब त्राल की बात करें वहां पे आपके दोस्त थे पिछली बार चिन्नी सिंह साहब, और काफी अच्छे दोस्त हैं, मेरी मुलाकात आपके जरिए और अभी वो सिटिंग MLA जो है वहां पे रफीक अहमद मीर है जी, और PDP के हैं वो जी। तो इससे पहले कि हम इन की रेटिंग टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि चुन्नी साहब जो हैं वो तारिक साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहूंगा जिस तरीके से मैं अपने पॉलिटिशियन दोस्तों की बात ही करता हूं, आप भी उनके बारे में कुछ बताएं। लेकिन रेटिंग के बाद पहले रेटिंग देखते हैं। लेट्स गो फॉर द रेटिंग। ANN न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी सिटिंग MLA है रफीक अहमद नायक, और उन्होंने पिछली बार हो रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार सुरिंदर सिंह को। द पब्लिक पल्स, पब्लिक मैंडेट, ANN न्यूज़ दिखा रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। और मुदस्सिर याकूब पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में रफीक मीर PDP के रफीक जो है नायक जी, बिल्कुल। उनकी बात करते हैं तो उन्होंने 4.3% हासिल किए हैं, 4.3 जी हाँ, जबकि चन्नी सिंह 4.2, और वहां पर गुलाम नबी भट्ट जो है 1.5 उनके हक में। तो यहां पर अगर हम बात करें गुलाम रफीक अहमद नायक जो कि अभी सिटिंग MLA हैं PDP के, वो लोगों के दिल में राज कर रहे हैं। तो रफीक नायक को त्राल में हमारी तरफ से मुबारक हो। उन्होंने जो मुदस्सिर याकूब असेंबली इंतखाबात में 10,710 वोट हासिल किए थे, तो यहां पर ये सीट भी मुदस्सिर याकूब PDP के खाते में। तो PDP के लिए खुशखबरी आवाम के दिलों में कर रही है राज। तो यही है जमहूरियत जहां हम कर रहे हैं बात। तो मुदस्सिर, जब हम रफीक अहमद नायक की बात करते हैं, असेंबली में काफी कश्मीरी में बात करते हैं, और एक बयान मुझे याद आता है रिसेंटली कश्मीरी में उन्होंने किया था असेंबली में, जहां पर इन्होंने कहा था मारन तो पद क्या करो जिंदगी चाकू, बड़ा वायरल हो गया था। और रफीक अहमद नायक जो है उन्हें बड़ा वो मासूम जैसा लीडर माना जाता है जो वहां के लोग कहते हैं। और आज के पब्लिक रेटिंग में
जो उन्होंने फिर एक बार पीडीपी के को मजीद जो है ताकत दी है, वो इस बात से कि त्राल में भी लोग अभी कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो उसे ही पसंद करते हैं, जबकि मुदस्सिर याकूब हमने ये भी देखा जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी पब्लिक रेटिंग इस तरह से आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एमएलए बनते हैं लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और जब आप रफीक अहमद नायक साहब की बात करते हैं, क्योंकि ये पीडीपी से रहे थे और पीडीपी के बारे में ये तासुर था कि वो जीत नहीं सकती हैं त्राल में अब की बात 2024 के इलेक्शंस में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जो है वो फ्रैक्चर्ड वहां पे हो गया। सुरिंदर सिंह साहब जो हैं आपके दोस्त, वो मुश्तरका कैंडिडेट रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का असल में वहां पे खिलाड़ी था उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, उससे वो रेबल हो गया जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुलाम नबी भट्ट साहब। और उसके बाद हमने देखा कि सुरिंदर साहब चंद वोटों से जो है ये 10,250 वोट हासिल किए थे। जी हाँ, मेरे ख्याल से यही 100 के करीब जो है 100,000 या 100 या 600 के का वोट का फर्क रहा था मेरे, या 205 वोट का कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उन्होंने 24% लिए थे, उन्होंने 23% लिए थे वोट शेयर। और चुन्नी साहब के लिए एक सुनहरा मौका था जीतने का। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर मैं जाती तौर पे आपको बताऊं कि मैं दिल से चाहता था कि ये त्राल में जीत के आए। उसकी एक वजह है, क्योंकि मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर असेंबली में एक हमारी सिख बरादरी से भी एक एमएलए हो। हाँ, और वहां पर तो हरबचन सिंह भी थे, उन्होंने भी अच्छा किया था, जो अपनी पार्टी के हैं, उन्होंने करीबन 8,557 वोट लिए थे अपनी पार्टी के थे, तो उनका भी अच्छा खाता वहां खुला था। और मेरे ख्याल से उनकी भी मकबूलियत इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने थोड़ा सा अपना वहां पे कोऑर्डिनेटर जो है इन दिनों रखा है डॉक्टर रफीकी साहब को। डॉक्टर रफीकी साहब जो हैं, जो पूरा नाम लिखते हैं डॉक्टर पीरजादा रफीकी साहब, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में त्राल में। इससे पहले वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में ऑन रोल पे हैं एज एन एडवोकेट। वो जब से मेरे ख्याल से दिसंबर में उन्हें अपॉइंट किया गया है त्राल में, और जब से उन्होंने काम शुरू करना किया है तब से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, झंडे भी लगते हैं। अदरवाइज अगर आप रिवायती तौर पे देखें तो त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही कमजोर रही है, लेकिन जब से वो आए हैं साख्त बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक जब हम अगली बार रेटिंग करेंगे मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है टक्कर दे सकती है। और मुदस्सिर याकूब, इससे पहले कि हम अब पुलवामा चले, और पुलवामा का भी सियासी जो सफर रहा है वो बड़ा अहम रहा है, गहरा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं नाज़िर किराम यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा। नाज़िर किराम, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को ये बता पाए कि अवाम उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है नाज़िर किराम आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा, यानी हर 3 महीने के बाद ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। अभी हमारा और एक इसी में जो है एपिसोड होने वाला है जिसमें हम बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एमएलए दिखाएंगे, बेस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी दिखाएंगे, जो मेरे साथी मुदस्सिर याकूब बाद में आपको बताएंगे भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर आपको बताना चाहूंगा नाज़िर किराम, जमहूरियत में जो असल ताकत होती है वो अवाम की होती है, आप भी जानते हैं या हम भी जानते हैं। यहाँ न ताकत नाज़िर किराम काम आती है, न प्रोपेगेंडा, न खरीदी हुई तारीफें। वक्त आने पर अवाम खुद फैसला सुनाती है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ इक्तिदार की सियासत करता रहता है। आज के इस खुसूसी नाज़िर किराम एडिटोरियल में हम किसी बयान, किसी पोस्टर या किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की सियासत अब बदल रही है, अवाम अब सवाल पूछ रही है और लोग अब चेहरों से ज्यादा किरदार को देख रहे हैं। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग नाज़िर किराम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि अवामी सोच का आईना है। यहां सियासतदानों की मकबूलियत नारों से नहीं बल्कि अवाम की राय से तय होती है। कौन अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रहा है, कौन अपनी सियासत साख खो चुका है और कौन सिर्फ खबरों में जिंदा है, अवाम के दिलों में नहीं। आज हम इन्हें सवालात पर बात करेंगे बेखौफ, बेलाग और मुकम्मल जमीनी सच्चाई के साथ। तो आगे बात करते हैं मुदस्सिर याकूब पुलवामा की। जैसे कि आपने कहा कि जो आवाम असल में रेटिंग देती है वही असल में सच्ची जीत होती है। इलेक्शंस के दौरान तो हम देखते हैं कि तमाम कैंडिडेट जो है जमीन पर मौजूद होते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो कैंडिडेट वाकई में जमीनी सतह पर मौजूद हैं, क्या वाकई में आवाम में उसकी मकबूलियत है। अगर नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन जीतने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं हम सबको एक दिन यहां से जाना है और हमारी लीगेसी क्या रहेगी, हमारी यादें क्या रहेगी, लोग हमें किस तरीके से याद करेंगे, वो सबसे बड़ा ज्यादा मायने रखता है। और जमहूरियत में सवाल उठाना सबसे बड़ी ताकत है। जमहूरियत में चुने हुए नुमाइंदों को यह याद दिलाना कि आप हाकिम नहीं बल्कि खादिम हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और हम इस प्रोग्राम के जरिए
यही कोशिश कर रहे हैं कि आवाम क्या कह रही है, आवाम क्या सोच रही है और किस सियासतदान को क्या रेटिंग दे रही है। और जब हम पुलवामा की बात करते हैं, क्या पहले देखिए फिर बात करें? जी हाँ, जब आप पुलवामा की बात करेंगे तो मैं इससे पहले ही आपको बता दूं अपनी एनालिसिस, देयर इज नो डाउट, देयर इज ओनली वन एंड वन लीडर, लेट्स सी। और चलिए बात करते हैं पुलवामा की। तो पुलवामा में लोगों के दिल में कौन सा लीडर है, आइए देखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पुलवामा के लोगों में दिलों में कौन है। मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे सिटिंग एमएलए है पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा, जबकि उन्होंने हराया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद को। दिस इज द रेटिंग 5.1 फॉर वहीद पर्रा, पीडीपी खलील बंद जस्ट 3% और अदर्स को 1.9। बहुत बहुत मुबारक वहीद पर्रा, और बेहतरीन रेटिंग अबव 50 5.1, इट इज एन एक्सीलेंट। और जबकि जो उनका मत मुकाबल रहा था पिछले इलेक्शन में जस्ट ऑन 3% और अदर्स को 1.9, एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक। और यहां पर वहीद पर्रा 5.1 में से इतने हम कह सकते हैं पब्लिक रेटिंग आना यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में वहीदुर रहमान पर्रा 5.1 लेते हैं और वहीदुर रहमान पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 24,716 वोट ले चुके थे, सिटिंग एमएलए हैं और आज इस प्रोग्राम में उन्हें मुबारक हो, वो अभी भी लोगों के दिलों में गर कर रहे हैं। आने वाला वक्त नाज़रीन मजीद कुछ बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलवामा के लोगों के दिलों में वहीदुर रहमान पर्रा तो पीडीपी के खाते में और एक सीट। मुदस्सिर याकूब, पीडीपी तो यहां बाजी मार रही है आज। बिल्कुल 10 पे चली गई है पीडीपी और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी 16 पे है, जबकि पीसी 3 पे है और अपनी पार्टी 2 पे, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 पे और अदर्स 1। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो वहीद पर्रा को रेटिंग मिली है इसमें आप देख लीजिए कि उतने नए सियासतदान नहीं है, जवान है और पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन आप देख लीजिए कि वहीदुर रहमान पर्रा की रेटिंग जो हम यहाँ पे कदावर सियासतदान रहे हैं उनके करीब है। इससे पहले हमने देखा सागर साहब, बहुत अच्छी रेटिंग और उनका क्या कहना, सागर साहब उनका एहतराम है हमें, राहतर साहब उनका एहतराम है हमें, कदावर लीडर्स हैं ये, उमर साहब उनकी साथ थी। लेकिन जो आप देखेंगे ना कि वहीद पर्रा की जो रेटिंग आई है ये बराबर उनके आई हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत कम वक्त में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वो एक कामयाबी होती है एमएलए के लिए। बिल्कुल। और वहीद रहमान पर्रा जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सच में कोई लीडर बोल रहा है। एक तो उनमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, दूसरा यह है कि जब भी वो आवाम के साथ जाते हैं बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में आवाम के दिल में जो है ना वही वहीद रहमान पर्रा बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया है इन्होंने। सहाफी थे पहले और सहाफत छोड़ के जो सियासत में गए और काफी इनका जो घराना इनके जो है वो काफी नजदीक रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और बिलखुसूस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ। और फिर वहीदुर रहमान ने जो अपना पॉलिटिकल सफर स्टार्ट किया है वो पीडीपी से ही किया है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार एज ए जर्नलिस्ट इनसे मिला था, ये काफी पहले की बात है, तो मैंने सोचा था इनके बारे में मैंने कई तारीफें सुनी थी और इन दोनों मेरे ख्याल से ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हुआ करते थे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा था कि मैंने इनकी बड़ी तारीफें सुनी थी कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, दानिशमंदाना बात करते हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट मैंने सोचा कि इनके साथ बातचीत करने से पहले मैं जरा देख लूं कि क्या वाकई में वहीदुर रहमान पर्रा के बारे में जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं वाकई में वो क्वालिटीज इनमें है या नहीं। तो मुझे अभी याद है कि जब हम मिले मैंने इनसे हाथ मिलाया और सलाम की, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो मैंने कहा, हालांकि ये मुझे जानते थे, मैं भी इनको जानता था, लेकिन वो हमारी पहली ऐसी इंटरेक्शन थी जो प्रोफेशनल थी। तो मैंने इनको आजमाने के लिए मैंने कहा कि मैं यहाँ आपके खिलाफ स्टोरी करने के लिए आया हूँ और कल आपके खिलाफ लिखूंगा। तो ही स्माइल्ड, उसने कहा अगर आपको लगता है तो प्लीज गो अहेड। और वो जो उनका टून था बहुत ही सॉफ्ट था और जो इनका बिहेवियर था वो मेरे दिल को मतलब ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर सोचा कि वाकई में एक ऐसे लीडर हैं जो जानते हैं कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है और मीडिया डीलिंग कैसे होती है। उसके बाद उन्होंने उस इवेंट में एक तकरीर की और इनकी तकरीर सुन के मैं वाकई में बहुत मुतासिर हुआ। तो आइए आगे बात करते हैं मुदस्सिर याकूब, चलते हैं आगे और इस पहल में और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों की दिलों की धड़कन जो है वो धड़क रही है, सियासी खीमे में हलचल। इस हलचल में हम बात करेंगे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो राजपुरा की बात करें तो वहां गुलाम मोहिउद्दीन मीर जो है वो सिटिंग एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के और उनके मध्य मुकाबले जो रहे थे वो सईद बशीर अहमद रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और 25,000 के करीब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर मुदस्सिर याकूब वोट हासिल किए थे। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं राजपुरा के लोगों में कौन सा लीडर उनके दिलों में गर कर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, लोगों की दिलों की धड़कन, मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिटिंग एमएलए हैं गुलाम मोहिउद्दीन मीर, जबकि उन्होंने हराया था पीडीपी के सईद बशीर अहमद को। रेटिंग गुलाम मोहम्मद मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत बहुत मुबारक। सईद बशीर अहमद 3.2 जस्ट 3.2% और अरशीद भट्ट को मिला है 1.8। आई थिंक अरशीद भट्ट इस बीजेपी, हाँ पहले ऐसे लीडर है जिनको और बीजेपी को मैं पहली बार रेटिंग में दे रहा हूं, और मेरे ख्याल से अरशीद भट्ट साहब को भी बहुत बहुत मुबारक कि वो बीजेपी को कम से कम रेटिंग सर्वे में तो ला पाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो के हैं 5 आउट ऑफ 10, बहुत बहुत मुबारक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिटिंग एमएलए मोहिउद्दीन साहब मीर, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने कम से कम जो है आज हम जो सर्वे देख रहे हैं वहां पे पीडीपी आगे चल रही है, लेकिन कम से कम एक अच्छी खबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि उनका सिटिंग एमएलए राजपुरा में अच्छा काम कर रहा है, लोगों के दिलों में जिंदा है और लोगों ने उसे अपना पसंदीदा नुमाइंदा करार दिया। सबसे हाईएस्ट रेटिंग उनको मिली है। और जो अरशीद भट्ट हैं बीजेपी के, मुझे याद है कि शायद बडगाम में जब बाई इलेक्शंस थे तो ये अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग वगैरह करने के लिए आए थे, तो वैन में बैठ के, मैं स्टूडियो में था, ये वैन में थे और लाइव हमारी इंटरेक्शन हो रही थी। आई थिंक इट वाज इलेक्शन डे पर, और जब मेरी पहली बार इनसे इंटरेक्शन हुई थी, ये काफी इंटेलेक्चुअल मुझे लगे, क्योंकि जब हम इंटरव्यूज करते हैं ना तो आप बातों में जान लेते हैं कि बंदे के पास इल्म कितना है या कितना ये पकड़ सकता है। और मैं बताऊं कि ये अरशीद भट्ट साहब का मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे बीजेपी को जो है कई पिक्चर में तो दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जो वहां पर मीर साहब है उन्होंने 25,627 वोट हासिल किए थे, उनके मध्य मुकाबले जो थे वो 11,314 के करीब, हाँ इतने ही थे, 11,414 वोट थे, तो काफी अंतर था बीच में। और यहां पर जो है गुलाम मोहिउद्दीन मीर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में मुदस्सिर याकूब और एक सीट जाती हुई, और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहत ली होगी, जहां पीडीपी हो रहा था वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे बढ़े। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ज़ैनापुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका पहला नाम था वच्ची। ये अक्सर पीडीपी के पास रही। 2024 में जो है पीडीपी ने एजाज मीर को हटा दिया था। एजाज मीर ने यहां पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था, और पीडीपी ने यहां पे जो मैंडेट है वो दिया था उन्होंने गुलाम मोहिउद्दीन वानी को, गुलाम मोहिउद्दीन वानी को, जिन्होंने महज 6,000 के करीब वोट जो है हासिल किए थे, और एजाज मीर ने 15,000 वोट हासिल किए थे। हाँ, क्योंकि एजाज मीर जो है उनके फादर भी यहाँ पे लड़ते आए हैं मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, और एजाज मीर खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट भी हैं, और जब उन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया 2024 में पहली बार उन्हें मैंडेट मिला, और काफी शानदार फतह जो है उन्होंने वच्ची कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे अब हम ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं, वहां पे जो है उन्होंने पीडीपी का गंडा दिया था। आई थिंक कि एजाज मीर को मैंडेट ना देके शायद वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसके बारे में डिसाइड आप करेगा, पहले वो देखिए, उसके बाद बात कर रहा हूं जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे तब ये कमेंट्री हुई थी, लेकिन अभी मिजाज क्या है लेना बहुत बड़ी बात है। अभी मिजाज क्या है, चलिए देखते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन गनाई, जिन्होंने हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर को, जब अभी पीडीपी के साथ है। लेट्स सी पब्लिक पल्स ऑफ ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन एन न्यूज स्वादी कश्मीर की पहली चैनल। और यहां पर बात करें पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग या एजाज मीर, तो यहां पर जो है पीडीपी के हुसैन जस्ट 3%, गौहर वानी 2.1%, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द एजाज अहमद मीर, पीडीपी का जो वहां पे पॉलिटिकल लीडर है। बहुत बहुत मुबारक एजाज साहब, आप दिल्ली में जिंदा है, ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बहुत मुबारक। और नाज़रीन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग की बात करें, यंग लीडर है एजाज मीर, और उनके खाते में ये हम कह सकते हैं पब्लिक रेटिंग जा रही है, और 4.9 बहुत बड़ी बात है। ज़ैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजाज अहमद मीर को हमारी तरफ से मुबारक। मुदस्सिर याकूब यहां पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको, उससे पहले अगर एजाज अहमद मीर मैं कहना चाहूंगा कि जो एजाज अहमद मीर साहब हैं, इन्होंने जब इन्हें मैंडेट नहीं मिला था 2024 में, तो जब इन्होंने अलग से फिर कैंपेनिंग की, मेरे ख्याल से काफी अपसेट जरूर रहे होंगे, क्योंकि जब पीडीपी टूट रही थी, जब सारे लीडर छोड़ के जा रहे थे,
یہ ایک ایسے واحد تھے جو PDP کے ساتھ کھڑے تھے. اور مدثر یعقوب یہاں پر اگر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے انتخابات میں PDP سے کچھ غلطیاں ہوگی جو ہم نے تب بھی دیکھا. اور اعجاز احمد میر کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے دیکھیں 15,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. پھر جو PDP نے وہاں کینڈیڈیٹ لیا تھا اس نے قریب 5-6 ہزار, اور اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ 21-22 ہزار کے قریب ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے PDP کے ایسے پھر لوگ تھے جو اعجاز میر کے ساتھ دل کے ساتھ تھے, وہ خفا ہو گئے, انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا اور کچھ لوگ کہیں اور بھاگ گئے. اور اگر PDP اس وقت بلنڈر نہیں کرتی اعجاز میر کے ساتھ تو شاید آج وہاں پر اعجاز میر MLA ہوتے, اور جو نیشنل کانفرنس نے وہاں پر بازی ماری ہے. اور مجھے لگتا ہے, میری ذاتی رائے جو میں نے لوگوں سے وہاں پر بات کی وہ یہ تھا کہ اعجاز میر کا جو کریڈٹ ہے وہ پھر نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں گیا. اور اب کی بار آپ دیکھیں گے کہ جو سنیریو ہوگا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ ابھی 3 سال ہے, لیکن میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں آنے والے انتخابات میں آپ دیکھیں گے جو اعجاز میر ہے کافی ٹکر دینے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشنز کا دور چل رہا تھا اور جب اعجاز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب جو ہے بطور آزاد امیدوار چناؤ لڑوں گا زینب پورہ کانسٹیچوئنسی میں, تو محبوبہ مفتی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا, بیان نہیں شاید میڈیا انٹریکشن تھی جس میں شاید ان سے سوال پوچھا گیا تھا. تو انہوں نے اس بیان میں کہا تھا کہ جس لڑکے کو ہم نے سپیس دی, جس کو ہم نے الیکشن میں لڑوا دیا تھا وچی کانسٹیچوئنسی میں 2014 میں, آج مطلب انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ مناسب نہیں تھے, خاص کر ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کے لیے جس نے PDP کا ساتھ تب نہیں چھوڑا جب سارے لیڈرز چھوڑ کے جا رہے تھے. اور غلطیاں تو ویسے پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی ہیں, لیکن سب سے بہترین پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو اپنی خامیوں سے سیکھے. میں PDP نیشنل کانفرنس اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن میں نے PDP میں کئی لوگوں سے کہا کہ ایک دقت ہے اس پارٹی میں, کچھ لوگوں کو نا ان کو لگتا ہے کہ شاید اوپر خدا ہے نیچے ہم ہیں. دیکھیں اعجاز میر ہو, اور بھی میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج جو ہم اس کانسٹیچوئنسی کی بات کر رہے ہیں اس لیے اعجاز کی ہی بات کریں گے. اعجاز میر نے جو PDP کے لیے کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت کم لیڈر ہوتے ہیں پارٹی میں جو وفادار ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو وہ کہیں اور جاتے, وہ انڈیپینڈنٹ رہے, وہ چاہتے تو نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کر سکتے تھے, کسی اور کو کر سکتے تھے. تو یہ پارٹی کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے, اور اس وفاداری کو محبوبہ مفتی جی کو بھی سمجھنا ہوگا, اور محبوبہ مفتی جی کے ساتھ ساتھ جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوگا. اور دیکھیں مدثر کو ایک بات تو میں ضرور یہاں پہ کہوں گا, کسی کو چبھے یا نہ چبھے جو بھی ہو, یہاں پر آپ جب تک میڈیا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ رابطے نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی پبلک لیڈر نہیں بن سکتے. اور ہم نے کل بھی دیکھا ایک لیڈر کے بارے میں بڑا اس سے متاثر تھا, لیکن بدقسمتی سے میں نے دیکھا جب میڈیا انٹریکشن ہوتی, میڈیا والے کوشچنز کر رہے تھے تو وہ ان کو کہہ رہا تھا تو نے ایسا کیا, تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا. تو جب پولیٹیکل لیڈر اس حد تک گر جائے, دیکھیں صحافی یا میڈیا ادارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جب تک یہ آپ کو نہیں دکھائیں گے آپ کا ویلیو زیرو ہے. اور یہاں پر جب اس طرح کے لیڈر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو وہ کبھی زندگی میں پولیٹیشین نام تو ان کے چہرے پہ دکھتا ہے لیکن وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے, جس طرح سے ہم نے ان لیڈروں کو دیکھا جو کبھی پولیٹکس میں نہیں تھے لیکن آج قداور لیڈر ہے. تو جی آپ نے کبھی اعجاز میر کے ساتھ بات کی ہے؟ بالکل کی ہے. کیسے لگے آپ کو؟ اسی لیے تو میں نے کہا نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. جب 2014 میں الیکشنز تھے, جو ان کے دوست تھے پہلی بار یہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور جب مجھے یاد ہے اب بھی کہ مرحوم مفتی محمد سعید صاحب ان کی کیمپیننگ کے لیے خود گئے تھے, پھر انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا تھا ان کی الیکشن کیمپیننگ کے دوران کہ آپ اعجاز صاحب کو جتاؤ, میں اس کو کیبنٹ منسٹر لے رہا ہوں تاکہ آپ کی ڈسٹرکٹ کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکے. خیر کچھ سیاسی وعدے ہر کانسٹیچوئنسی میں کیے جاتے ہیں جن پہ ہم جو ہے پروگرام کے آخر میں ضرور بات کریں گے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے دوست تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے, رات دن انہوں نے ان کے لیے محنت کی, اور جب یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تب بھی انہوں نے بہت محنت کی. اور مدثر یعقوب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ اس طریقے سے آپ اس کے بعد جو ہمارا پروگرام آنے والا ہے اس میں بھی ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے یہاں پہ ان میں کیا اور کس کس پارٹی میں غلطیاں ہوئی جس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے, لیکن وہ آنے والے پروگراموں میں بات کریں گے. فی الحال اپنے ناظرین کو بتا دیں ناظرین کرام, سیاست میں وقتی شور شاید سرخیاں تو بنا سکتا ہے لیکن عوام کا فیصلہ ہی تاریخ لکھتا ہے. آج کے پولیٹیکل ریٹنگ میں ناظرین کرام ہم نے زمینی حقیقت, عوامی رائے اور سیاسی ساخت کا وہ عکس دکھایا جو اکثر بند کمروں اور سیاسی نعروں میں چھپ جاتا ہے. یاد رکھیے عوام سب دیکھتی ہے, سب سمجھتی ہے, اور وقت آنے پر اپنا فیصلہ بھی سناتی ہے جیسے آج سنایا. ناظرین کرام جمہوریت میں اصل طاقت نہ کرسی ہوتی ہے نہ نعرے, اصل طاقت عوام کا اعتماد ہوتا ہے ہمیشہ.
ANN न्यूज हमेशा की तरह आप तक पहुंचाता रहेगा सच जमीनी हकीकत आवाम की असल आवाज। मैं और मेरे साथी मुदस्सिर याकूब आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आखिरी कलमात शुपियान है, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? जी शुपियान है अभी। जी अभी शुपियान में माफी चाहूंगा, अभी शुपियान है। जी तो आपको जल्दी होती है, मेरे ख्याल से घर से आपको फोन आया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं भूल गया था शुपियान। मैं मुआजरत खाऊं। हम पहले शुपियान चलते हैं। शुपियान में इस वक्त जो है सिटिंग MLA हैं शबीर अहमद खुल्ले, उन्होंने पिछली बार हराया था शेख मोहम्मद रफी को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। असल में शबीर खुल्ले जो हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही वाबस्ता रहे हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि ये शुपियान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं ये, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी करीबी साथी और काफी अहम माउन कर रहे हैं शुपियान डिस्ट्रिक्ट में। इन्हें लगता था 2024 में इन्हें मैंडेट मिलेगा, एनसी ने नहीं दिया। एनसी ने जो है वहां पे शेख मोहम्मद रफी को दिया। शेख मोहम्मद रफी जो है हार जाते हैं, शबीर कुल्ले एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वहां पे लड़ते हैं। बाद में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को आउटसाइड सपोर्ट देते हैं और भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 14,000 वोट उन्होंने लिए थे। जी 14,000 वोट लिए थे। जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी तो इन्होंने बड़ी इमोशनल स्पीचेस की थी अपने लोगों के सामने। कहा था कि देखो जी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने अरसे से सर्व कर रहा हूं, आज मुझे अचानक बताया गया कि हम आपको नहीं किसी और को मैंडेट दे रहे हैं, तो आज आपको ये फैसला करना होगा कि आप किसके साथ हैं, इंसाफ आपको करना होगा। तो शोपियान का फैसला अवाम के दिलों में। आइए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि शोपियान की अवाम किसे मानती है अपना मन पसंदीदा लीडर। अभी आइए दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आपको तो शोपियान में किसने मारी है बाजी, कौन है लोगों के दिल में। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबरों के साथ पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। आइए आपको बताते हैं शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुदस्सिर याकूब। इट्स यावर शफी 4.9, पीडीपी का जो है कैंडिडेट है 3.9, शबीर कुल्ले रेटिंग कम हो गई है सिटिंग MLA की, अदर्स को मिला है 1.2%। यावर शफी पीडीपी के कैंडिडेट, बहुत बहुत मुबारक। इसका मतलब यह है कि शबीर साहब जो हैं लोगों की में उनकी रेटिंग कम हो गई है। दैट्स नॉट गुड न्यूज फॉर द शबीर कुल्ले। याकूब यहाँ पर ये बात भी जरूरी बताना, यहाँ पर हम यावर शफी को जो है मुबारकबाद भी पेश करेंगे। 5,000 वोट लिए थे, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह से अभी लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। यावर शफी शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको मुबारक हो। 10 में से 4.9 रेटिंग लेना बहुत बड़ी बात है। 5,000 वोट लेने के बाद आप उस कैंडिडेट जो सिटिंग MLA हैं, जो करीबन 14,000 वोट लेते हैं, उनके मत मुकाबिल लोगों के दिलों में घर करते हैं। ये मुदस्सिर याकूब बहुत बड़ी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि यावर ने पिछली बार बहुत ही कम वोट लिए थे, उसकी एक वजह यह थी कि वहां पे और एक जो है राजा अब्दुल वहीद जो है वो कैंडिडेट आए थे, उन्होंने 10,000 के करीब वोट लिए थे, और मेरे ख्याल से वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो है कैंडिडेट रहे थे यहां से। वो असल में यावर के साथ थे। अब यावर का सपोर्ट चला गया, यानी वो भी पीडीपी के थे, लेकिन जब पीडीपी का एक अहम बंदा वहां से निकल जाता है तो उनका सपोर्ट चला गया, उनका वोट रेशियो जो है बहुत कम हो गया। 10,000 वोट लेना कोई कम बात नहीं है। और फिर दूसरी तरफ जावेद अहमद कादरी जो हैं वो बीजेपी के रहे, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया, तकरीबन 6,000 के करीब। और जो पीडीपी की यहाँ पे शिकस्त हुई 2024 में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो यावर के साथ उनके लोग थे या दोस्त थे, वो भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी और पार्टी की टिकट पर जो है इलेक्शन में आए थे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि शबीर कुल्ले ने जिस तरीके से 2024 में मेहनत की और जिस तरीके से लोगों का एतमाद हासिल किया, वो एक शानदार जीत थी। लेकिन आज की रेटिंग में ये दिखा रहा है कि शबीर कुल्ले जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है कि हाल दिनों जब मैं शुपियान गया था काम के सिलसिले में, तो वहां पे एक जो कई लोग हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब सालाबारी हुई थी शुपियान के इलाका जात में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेवा जात वहां पे उगाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमने MLA साहब को फोन किया तो MLA साहब ने कहा क्या कर जे में असेंबली सीट आओ, तो उन्हें वो बहुत बुरा लगा था। आई थिंक दिस स्टेटमेंट शुड नॉट कम फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड हेल्प देम। अच्छा, अभी कुलगाम देवसर की बात करें या डीएचपुरा की बात करें तो कल करते हैं। अच्छा, मुझे भी आपसे फोन आ रहा है, जैसे आपको आया था। हाँ जी, आपके प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे कह रहे हैं कि वक्त की किल्लत है, तो मुदस्सिर आपको मुख्तसरन आप आखिरी कलमात के साथ अपने नाज़रीन से इजाजत ले। खातिन और हज़रात, इस प्रोग्राम का मकसद ये है जमहूरियत जिंदा रहे, हमारे चुनाव में जो हमारे वोट की वैल्यू होती है वो जिंदा रहे, और हम पूरी दुनिया को बता दें कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी
और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं कि यहां के लोग डेमोक्रेसी को मजीद मजबूत बना रहे हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों को जवाबदार ठहराकर। अभी हम कश्मीर की बात करते हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मजमूई तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस 17 पे है, पीडीपी 12 पे है, कांग्रेस 4 पे है, बीजेपी 0 पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 पे है और अपनी पार्टी 6 पे है, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 पे, अदर्स को 1 मिला है। कुल मिलाकर और मजमूई तौर पर अब यह देखना होगा कि जब हम चिनाब वैली से जम्मू जाएंगे क्या बीजेपी के सिटिंग एमएलएस वहां पे लोगों की खिदमत करते हैं या नहीं, या उनकी रेटिंग डाउन हो गई है। यह एक अहम बात होगी जो है जम्मू डिवीजन के बारे में। लेकिन फिलहाल कल आपसे फिर मुलाकात होगी क्योंकि कश्मीर के कुलगाम जिले में भी देखना है कि लोगों का मिजाज क्या है। फिलहाल मैं और मेरा साथी तारिक भट्ट आपसे चाहेंगे इजाजत। दुआएं आपके हक में पहले की हैं, अब की बारी है दुआ की, वो दुआएं कबूल हो। तारिक आमीन। और नाज़रीन इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। आगे मेरे साथी आपके भट्ट आप तक पहुंचाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर उर्दू खबरनामा। आपको यह भी बता दें कि ये प्रोग्राम इस वक्त पैन इंडिया में यानी हर रियासत में बराह रास्त जियो फाइबर और जियो एयर पर भी देखा जा सकता है, चैनल नंबर 1114। तो ये बड़ी खुशखबरी हमारे आवाम के लिए, आवाम नाज़रीन के लिए भी है जो केबल जिनके घर में केबल नहीं है या जो केबल पे नहीं देख पा रहे हैं। तो आप पूरे कंट्री में इसे जियो फाइबर पर भी देख सकते हैं, चैनल नंबर 1114 पर। तो जियो फाइबर जो है नाज़रीन और जियो एयर उस पर भी एन न्यूज़ दस्तियाब है। मकामी चैनल कशरन चैनल फन आवाज दी इजाजत। खुदा सवाल तू इस्ते। अल्लाह।